हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ हो, खुश हो, मस्त हो। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर को शुरू किया था उसका थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो बचा हुआ अभिक्रियाएं हैं, उसके बाद संक्षारण है और विकृत गंधिता है, उसको मैं बहुत बढ़िया से डिटेल से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो रिएक्शन से जो भी आपका डाउट रहता है, रिएक्शन समझ में नहीं आता, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं पिछले वीडियो में मैं आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में उसके आगे जो भी है, जैसे कि हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको अपचोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन 4-5 अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर बढ़िया डिटेल से पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले विस्थापन, नाम ही से पता चल रहा है इस अभिक्रिया के बारे में बोल क्या रहा है। विस्थापन अभिक्रिया कहने का क्या मतलब कि कोई ऐसा अभिक्रिया, मतलब इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई किसी को विस्थापित करेगा। नाम से पता चल रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापित कोई न कोई तो कर भी करेगा। तो कौन किसको विस्थापित करेगा, चलिए देखते हैं हम उदाहरण से। कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु, कौन, ये उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा में यह कहना चाहता है कि जब कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु आएगा और कोई कम क्रियाशील धातु किसी के साथ बैठा रहेगा, तो ये उच्च क्रियाशील धातु उसको हटा देगा उसके स्थान से, और ये खुद उसके जगह पर बैठ जाएगा, यही कारण। तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग उदाहरण के तौर पर किस तरह से बात कर सकते हैं, यहाँ पर ले लिया हमें, जैसे कि आयरन को कॉपर सल्फेट के, एक लोहा है और एक कॉपर सल्फेट के विलयन है। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सब नहीं लिखे किस किस फॉर्म में। जब हम आयरन को और कॉपर सल्फेट के बीच में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग यह देखने पाते हैं कि ये जो आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, पर यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये स्थान तो मेरा सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर लगा हुआ था, जहाँ पर कॉपर को इसका स्थान से हटा दिया गया। कौन हटाया, ये आयरन हटाया। अब बात यह आता है कि हम समझेंगे कैसे, हम यह जानेंगे कैसे कि कौन अभिक्रियाशील धातु है, मतलब उच्च अभिक्रियाशील धातु है, कौन निम्न क्रियाशील धातु है। तो उसका धातु और अधातु एक चैप्टर आता है, उसमें बढ़िया से बताया गया है कि कौन उच्च क्रियाशील धातु है, कौन निम्न क्रियाशील धातु है, कौन मध्य क्रियाशील धातु है। तो फिर वो धातु अधातु पार्ट में बहुत बढ़िया तरीक़े से पढ़ेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूज ना हो कि कौन इसको विस्थापित कैसे कर सकता है, ये उच्च अभिक्रियाशील धातु क्यों है। तो धातु में बहुत सारा धातु होता है, उसी में से जिस क्रियाशीलता के आधार पर उनको विभाजित किया गया, एक सारणी बनाया जाता है क्रिया जिसको सक्रियता सारणी बोला जाता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद आता है हमारा कार्बन, उसके बाद जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हमारा कॉपर, मरकरी, सोना, और लास्ट में आता है चांदी उसका सोना। देखिए यही है हमारा सक्रियता श्रेणी मतलब होता है कि कौन है ज़्यादा उच्च अभिक्रियाशील धातु, कौन है कम अभिक्रियाशील धातु। इसी से हम लोग इस श्रेणी को याद करके मतलब जान सकते हैं। तो धातु अधातु पार्ट में आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन है, पोटेशियम सबसे ऊपर है। ये जो होता है ये उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातु। बीच में जो लोग रहता है उसको मध्य अभिक्रियाशील धातु कहते हैं, और जो लास्ट में एकदम नीचे रहते हैं उसको निम्न अभिक्रियाशील धातु कहते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो यहाँ पर आयरन है, तो देखते हैं हम आयरन कहाँ पर है। आयरन है मेरा यहाँ पर मध्य क्रियाशील धातु में, और कॉपर है यहाँ पर
यहाँ कॉपर को विस्थापित किया और कॉपर है निम्न अभिक्रियाशील धातु में। तो कौन उच्च अभिक्रियाशील धातु हुआ? तो आयरन मेरा उच्च अभिक्रियाशील धातु हुआ और कॉपर मेरा क्या हुआ? निम्न की अभिक्रियाशील धातु हुआ। तो आयरन कॉपर को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसीलिए जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर लगा हुआ था ना वो विस्थापित हो जाता है और कॉपर के जगह पर कौन आ जाता है? उच्च अभिक्रियाशील धातु आयरन आ जाता है। इस प्रकार से इसमें विस्थापित होकर के एक यौगिक का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसको अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या रहा है? आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आयरन कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर बैठ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आयरन जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है, जो कॉपर जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ लगा हुआ था, यहाँ पर वो जो आयरन है उसको विस्थापित कर दिया और उसके जगह पर ले लिया। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से उसके जिस यौगिक के साथ उससे विस्थापित कर देना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन से अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलेगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये जिंक है और यहाँ पर कॉपर है। तो जिंक कहाँ है देख लीजिए, जिंक है मेरा यहाँ इस जगह और कॉपर कहाँ है मेरा यहाँ। तो ऑब्वियसली जिंक अभी उच्च अभिक्रियाशील धातु है, तो यही उच्च अभिक्रियाशील धातु ये जो कॉपर है जो निम्न क्रियाशील धातु है इसके स्थान पर आ जाता है। देखिए यही है कॉपर का स्थान, लेकिन इस कॉपर को विस्थापित करके हटा देता है और उसके जगह पर आ जाता है जिंक जो उससे उच्च अभिक्रियाशील धातु है। तो अभिक्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए मतलब कैसे करके जानेंगे कि कौन सा धातु उच्च अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो इसको जानने के लिए एक सक्रियता श्रेणी आते हैं धातु का उच्च मतलब उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर उस श्रेणी को याद करना पड़ता है। अरे यह तुरंत हो जाएगा जब मैं धातु और अधातु पाठ लेकर के आऊँगा, तब यह मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बिना ट्रिक नहीं शॉर्टकट नहीं चलता है से इसको याद करेंगे, याद हो जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम क्लोरीन नहीं कैल्शियम आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बन जिंक आयरन टिन लेड, उसके बाद कॉपर मरकरी चांदी सोना, बस हो गया इतना ही। तो ये अभिक्रिया हम लोग समझ गए। जब कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा तो उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो समझ गए हम लोग कि इसमें कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया रख गया। तो चलिए हम लोग समझ गए विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अरे भाई इसमें भी तो विस्थापन शब्द ही जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा तो वो होगा जरूर विस्थापित ही होगा, लेकिन द्विविस्थापन यहाँ पर लगा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मतलब दो गो चीज़ आएगा जो विस्थापित होगा। तो देखते हैं कैसे दो गो चीज़ आता है और एक दूसरे को विस्थापित करता है कि नहीं करता है, यह भी उदाहरण से समझते हैं। चलिए इसका पहले मैं परिभाषा नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोला जाता है। परिभाषा से हम पहले समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। परिभाषा में जो हम लोग का दिया गया रहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको ही द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन में ये लोग जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन करते हैं, उन लोगों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब क्या होता है? जो मूलक, धन मूलक, ऋण मूलक, मैंने पहले चैप्टर में बहुत बढ़िया से इसके बारे में बताया कि धन में सोडियम का +1 होता है, मतलब वो एक मूलक हुआ, वही आयन है उसका, एक धनायन एक ऋणायन। तो यही धनायन ऋणायन आपस में लेन देन करके अभिक्रिया होता है, इसी को ही बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण से समझते हैं चलिए, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग एक दूसरे से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको पता है जो सोडियम होता है इसका +1 होता है। पहले हम ऐसे आयन देख लेते हैं। जो सोडियम होता है इसका +1 होता है, सल्फर जो होता है उसका -2 होता है, बेरियम जो होता है इसका +2 होता है और क्लोरीन जो होता है उसका -1 होता है। आपको दिख रहा है ये आयन मतलब जो ये सब सोडियम या फिर कोई तत्व होता है उसके जो बाह्य कक्ष में, मतलब उसके संयोजकता जिसको बोल सकते हैं वैलेंसी, मतलब बाह्य कक्ष को भरने के लिए ये
मतलब बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है कितना, वही है संयोजकता, वैलेंसी या आयन के रूप में बैठ जाता है वही। तो सोडियम जो होता है वो +1 आयन होता है, सल्फर जो होता है वो -2 आयन होता है, बेरियम जो होता है वो +2 आयन का होता है, और क्लोरीन जो होता है वो -1 आयन का होता है। और यही सब आयनों का आदान प्रदान करके जब यह अभिक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए बोला गया है कि अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया का द्विविस्थापन कहते हैं। अब भाई आदान प्रदान कैसे करके होगा, मतलब देखिए यहीं से, अब यहाँ से ये जो सोडियम है और यहाँ से बेरियम, अब देखिए ये सोडियम और ये बेरियम दोनों धन आयन है, सोडियम और बेरियम दोनों ही धन आयन है। तो क्या प्लस प्लस आपस में जो पॉजिटिव चार्ज आपस में कभी रिएक्शन करते हैं क्या? नहीं, एक ही चार्ज। हम लोग अगर करंट की भी बात करें तो क्या हम सिर्फ पॉजिटिव का चार्ज लगा करके हम बल्ब को जला सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हमको चाहिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो रिएक्शन कराने के टाइम में भी एक जाति में कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, उसके लिए दोनों जो जाति का मूलक होना जरूरी है। तो हमको यह पता चल, ये सोडियम प्लस में है और बेरियम भी प्लस में है, तो ये दोनों तो नहीं करेंगे, तो मतलब ये किसके साथ करेगा? क्लोरीन के साथ। तब देखिए यहाँ से इसका आयन और इसका आयन एक दूसरे से क्या हो रहा है? आदान प्रदान कर रहे हैं। सल्फर और सोडियम और बेरियम और क्लोराइड में आयन का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है देखते हैं। क्लोरीन का और यहाँ से सोडियम का, यहाँ से क्लोरीन का और यहाँ से सोडियम का लिया गया, और बना क्या है इधर से NaCl। इसका भी दो, इसका भी दो, तो हम पैर में इसको 2 लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। चलिए बाद में संतुलित करेंगे। ये हो गया हम लोग का NaCl बन गया। अब क्या आता है? अब इधर से मेरा बच रहा है कौन? ये सल्फर माइनस में, और इधर बच रहा है प्लस में बेरियम। तो ये माइनस प्लस आपस में संयोजित होकर के क्या बनाएगा देखिए, इधर से सल्फर SO4 और उधर से बेरियम Ba, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। हमेशा पहले धन आयन होता है, धन आयन, उसके बाद ऋण आयन को जोड़ा जाता है, इसीलिए Ba पहले होगा, Ba और इधर से SO4। देखिए आयनों के लेन देन से, आयनों के आदान प्रदान से यह अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, बेरियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सोडियम अपना जो धन आयन होता है बेरियम सल्फेट के ऋण आयन के साथ अभिक्रिया करता है, और एक मतलब ऋण आयन के साथ अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण करते हैं। सोडियम सल्फेट में जो ये सल्फर है, सल्फेट है, वो हो बेरियम के साथ, जो बेरियम क्लोराइड का बेरियम के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आयनों के लेन देन से जो अभिक्रिया संपन्न होगी, आयनों के लेन देन से जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसी को ही हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार वही चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, यही चीज़ उठा करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये समझाने के लिए। अब इधर संतुलित करके देखते हैं। यहाँ पर सोडियम का 2 है और यहाँ पर सोडियम का 1 अणु दिखाई दे रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। क्लोरीन भी मेरा 2 हो गया, क्लोरीन 2 है इधर। ठीक है, बेरियम का 1 है, बेरियम का 1 है, सल्फर, चलिए हो गया मेरा संतुलित। इसीलिए यह 2 ठो को पहले ही दिया गया था, यहाँ पर भी मैं लिख दिया, वो कुछ नहीं, बस संतुलित करने के लिए। तो आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मैं फिर समझा दे रहा हूँ, जब कोई अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया संपन्न होगी, आयनों के आदान प्रदान से कोई अगर अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, जहाँ सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराए, तो ये पूरा एक दूसरे को अभिक्रिया कराने के टाइम में क्या किया? सोडियम बेरियम सल्फेट के जो सोडियम धन आयन है, बेरियम सल्फेट के मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो क्लोरीन है उसके साथ अभिक्रिया किया। सल्फर जो है इसके लवण के दूसरे जो अभिक्रिया है मतलब बेरियम है उसके साथ मिलकर के अभिक्रिया किया। दोनों एक दूसरे को जगह को पलटी कर दिए, मतलब अदला बदली वाला कर दिए दोनों।
अदला बदली कर कर, तो दोनों का स्थान परिवर्तन हो रहा है, दोनों का स्थान को, ये भी इसका स्थान को हटा रहा है, वो भी उसका स्थान से किसी को हटा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है ना, देखिए इस अभिक्रिया का एक उदाहरण के माध्यम से प्रयोग के आधार पर समझते हैं कि कैसे होता है। जब हम लोग सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का 1 विलयन है और ये बेरियम क्लोराइड का 1 विलयन है। अच्छा, अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं द्रव गैस ठोस क्या है, तो इसको एक्वस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, AQ, ये भी मेरा है AQ, और आपका ये होता है मेरा सॉलिड और ये भी होता है एक्वस। चलिए अब जब हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के, सोडियम सल्फेट का 1 विलयन मैंने बीकर में ले लिया और उसके ऊपर में बेरियम क्लोराइड का हम लोग गिलास से उसको ढाल रहे हैं बेरियम सल्फेट के विलयन में, ये जो बेरियम क्लोराइड है उसको। तो जब यह एक दूसरे पर हम लोग डाल देंगे तो ये जो एक अभिक्रिया करेगा ना, तो अभिक्रिया के बाद हम लोगों को जो बीकर है उसके तली में कुछ कुछ ऐसे कण दिखाई देंगे जो घुलनशील नहीं, मतलब वो घुलता नहीं है बल्कि नीचे में जमा हो जाता है। बोल सकते हैं कि यदि हम चीनी लाएंगे तो चीनी में ही हम लोग ऊपर से चलिए पत्थर, सफ़ेद पत्थर, छोटा छोटा कंकड़ सबको अगर पानी में दे देंगे तो चीनी तो पूरी तरह से घुल जाएगा, लेकिन उसका नीचे कुछ कुछ जो कण है वो बैठ जाएंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी अंदर से ऊपर से नहीं डाला गया है, बस एक समझाने के लिए हम पत्थर डाले बोले, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यह तो पूरा अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात देखा गया कि कुछ कुछ पदार्थ जो ये एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और देखा गया कि इसके तली पर कुछ कुछ जो मतलब उसमें अघुलनशील, घुलता नहीं है उसमें, वो चीज़ इसके तली पर बैठ जाता है। इसी को ही अवक्षेप कहा गया, इसी को ही क्या कहा गया, अवक्षेप, इसी को ही अवक्षेप कहा गया। अघुलनशील पदार्थ को ही अवक्षेप कहा गया जो ठोस फॉर्म में पाया गया, यही बेरियम सल्फेट को, यही बेरियम सल्फेट और इसी को ही क्या कहा गया, अवक्षेप कहा गया। जब हम लोग सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को एक दूसरे के ऊपर अभिक्रिया कराए, डाल दिए दोनों को एक बीकर में, तो और उसको घोल दिए तो पूरा घुल गया, लेकिन नीचे में कुछ कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा हो जाते हैं, उसी को ही कहते हैं अवक्षेप, ठीक है, उसी को ही अवक्षेप कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम लोग को एक नया चीज़ देखने को मिला, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें क्या किसका निर्माण हो रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो कभी कभी बोला जाता है कि अवक्षेप अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो द्विविस्थापन को ही अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है इसको अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के संपन्न होने पर हमें एक अवक्षेप भी प्राप्त होता है, तली में जमा हो जाता है। इसी अवक्षेप की प्राप्ति के कारण हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन किसको बोलते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब भी दोनों अभिकारक, जब भी कोई दो अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं और अभिक्रिया करते हैं, तो इसी को ही कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब कोई अभिकारक आ गया, दोनों ये बोलेगा कि भाई तेरा इधर में 2 जन है, इधर में 2 जन है, बोलेगा कि भाई तुम मेरा एक ठो दोस्त ले लो, तुम्हारा वहाँ से एक ठो दोस्त दो, देखो ये इसको ले लेगा और ये इसको ले लेगा, तो इसे ही आदान प्रदान करके जो रिएक्शन बनता है उसी को ही कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इस द्विविस्थापन के अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसके वजह से द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, इस विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ समझ में आएगा। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील, जब कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु बेचारा किसी के साथ बैठा रहता है तो उसको उसके स्थान से हटा देता है और ये उसके स्थान पर बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दोनों एक दूसरे को आयनों को आदान प्रदान करते हैं और रिएक्शन को संपन्न कराते हैं, उसी को ही कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, अवक्षेप देखने को मिलता है, इसी वजह से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को
को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया जो दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया को बहुत बढ़िया से समझते हैं। यहाँ कन्फ्यूज भी होता है, मैं भी हुआ था 10th क्लास में। अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया के किसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया और किसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ये तो पता रहता है कि ऑक्सीजन एक ठो में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और एक ठो में ऑक्सीजन का योग होता है, पर ये याद नहीं खोजता है कि किस में ऑक्सीजन का योग होता है और किस में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। पर आपको ये डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए अपचयन अभिक्रिया किसको बोला जाता है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है को उपचयन कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन का योग होता है जिसमें, और अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन का क्या कि कॉपर और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का कॉपर के साथ योग हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, यह उपचयन हुआ है। योग हुआ है मतलब उपचयन हुआ है, योग हुआ है मतलब उपचयन हुआ है। अभी समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है आपको। और देखिए अपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ था। बेचारा ये क्या कॉपर के साथ लगा हुआ था, लेकिन यह कॉपर ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इसको हटा दिया, कॉपर से उसको हटा दिया। तो इसको किस प्रकार से अभिक्रिया अपचयन, अप मतलब उठो और भागो, नहीं बोलते हैं स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, स्टैंड अप और गेट आउट फ्रॉम हियर। अप अप मतलब उठना होता है, अप मीन्स उठना, स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, तो उठो और जाओ मतलब क्या, ऑक्सीजन को बेचारा भगा रहा है। तो अप अप चयन, अप चल, अप मतलब उठो और चलते बनो, उठो और चलते बनो, अप एंड चलते बनो, अप और चलते बनो। तो उठो और चले जाओ मतलब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा रहा है। तो अपचयन से हम ये याद रहेंगे, अप उठ रहे हैं मतलब उसको भगाने के लिए उठा रहा है, तो अपचयन मतलब भगा दिया, अपचयन मतलब भगा दिया। अप उठो चलो, अप चयन उठो चलो। तो अब समझ में आ गया होगा कि अपचयन में क्या होता है, अप चयन, अप चयन मतलब उठो और चलो। तो अपचयन से ये हम लोग को एक ऐसे ही बनाया गया है कि इससे पता चलता है कि वो उठा रहा है और बेचारा को भगा रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन भगा रहा है मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब कमी होना। तो ऑक्सीजन का कमी किस में हो रहा है, तो अपचयन में। अपचयन उठा के उसको भगा देगा तो कॉपर अकेले बचेगा। अपचयन मतलब उठाना और उसको भगा देना, तो अपचयन कम हो गया। और उपचयन मतलब, अब उपचयन एक ठो याद हो जाएगा तो दूसरा ठो याद होबे करेगा। अपचयन को याद रखना है, अप उठो भागो, उठो और भागो, तो ठीक है। उठो और चलो, अप चयन, अप चलो, अब चलो। तो अप चयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना, और उपचयन मतलब ये अगर ह्रास होना हो गया तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन का योग हो जाना। तो अप चलो, अप चलो, अप चयन मतलब क्या, समझ में आ गया होगा। अपचयन मतलब क्या, अप उठा रहा है, किस लिए उठा रहा है, उसको भगाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को ह्रास होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी करना चाहता है, गिनती में उसको कमी करना चाहता है, इसीलिए उसको उठा रहा है और उसको भगा देना चाहता है। और उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग करता है, ये भगा देगा तो क्या होगा, उपचयन, उसका उपचयन जो होता है उसमें वो इसको अपने आप को फिर से जमा कर लेगा। तो अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग। अपचयन मतलब भगा देना, उपचयन मतलब लाना। अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास होना, उपचयन ऑक्सीजन का योग होना। अपचयन अप 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 भगा देना, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग होना। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया इस तरह से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया जैसे कि कॉपर और ऑक्सीजन, एक एक ठो उदाहरण इसका याद रखना अच्छा जरूरी होता है। कॉपर को पहले हम अपचयन को ही समझ लेते हैं। अपचयन जिसमें कॉपर और ऑक्सीजन था साथ में, जैसे ही हम लोग तापमान दे दिए, उत्प्रेरक डाल दिए, कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन को H2O के रूप में छोड़ दिया, तो देखिए यहाँ से अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए ये था कॉपर और ऑक्सीजन, जब दोनों को अभिक्रिया कराया गया तो ये लोग दोनों आपस में एकदम आराम से सट गया, मतलब योग हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। जब अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया
दोनों किसी अभिक्रिया में दिखाई देता है तब हम उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जब दोनों अभिक्रियाएं किसी एक अभिक्रिया में दिखाई देता है तो हम लोग उसको कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते समझते हैं कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं किस प्रकार से इस अभिक्रिया में अपचयन भी पाया जाता है और उपचयन भी पाया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन की अभिक्रिया भी पाई जाती है और उपचयन की अभिक्रिया भी पाई जाती है। कैसे? देखिए, यहाँ पर था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया यहाँ पर ऑक्सीजन, तो जिसमें जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं उपचयन, उसको कहते हैं उपचयन। उपचयन। और ये देखिए साथ में आपको क्या कर दिया, हटा दिया, ऊपर अकेले रहेगा, मतलब इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो हटा देना मतलब क्या, अपचयन। अप किया, उठाया और फिर उसका चलते बनो, भगा दिया, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों पाया जाता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का और बहुत सारा उदाहरण होता है, जैसे कि इसको मिटा करके मैं लिख दे रहा हूँ। हमारा अपचयन उपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बन सकता है। देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के साथ था, जबकि यहाँ पर जिंक अकेले हो गया, मतलब ये भगा दिया ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्सीजन को भगा दिया, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि अपचयन। अप किया और उसको चलते बनाया, अपचयन, इसको बोल सकते हैं अपचयन। और देखिए यह कार्बन अकेले था, बेचारा ऑक्सीजन को जोड़ लिया, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, उपचयन। उपचयन। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की अभिक्रिया दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया, अपचयन अभिक्रिया समझ में आया, उपचयन अभिक्रिया समझ में आया। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि अपचयन अभिक्रिया इसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। अपचयन, अप मतलब उठा रहा है, किस लिए उठा रहा है, अप मतलब उठना होता है ना, स्टैंड अप, तो अप मतलब उठना होता है, उठा रहा है मतलब वो ह्रास होगा, उसको भगा देने के लिए उठा रहा है। तो अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग भी दिखा जाता है और ऑक्सीजन का ह्रास भी दिख रहा है, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो मैं इस उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं